ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? फाइनली जो ट्रीटी साइन हुई 1960 में एक बिल्कुल अनफेयर ट्रीटी थी। इस ट्रीटी का एक आर्टिकल 5 था। इस ट्रीटी के बाद हमने पाकिस्तान को 62 मिलियन 60,000 पाउंड स्टर्लिंग भी पेमेंट किया। लोगों को पता चलना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब ट्रीटी कैंसिल करने के बाद यू आर द किंग। इसके बाद ट्रीटी साइन हो जाएगी और आपने कैनाल का नेटवर्क्स को ऑपरेट करें। इट विल टेक 5 से 6 साल के अंदर आपका एडिक्वेट कैनाल नेटवर्क बन जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में एक लार्ज स्केल वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में? अभी वॉर इज ऑलवेज नॉट फाइटिंग। चीन इसका सबसे बड़ा क्रिमिनल है वाटर रिसोर्सेज को ट्रैप करना। वाटर कैन बी वेपनाइज्ड। आपने पीओके उनके पास छोड़ दिया। 65 में आप हाजी पीर पास कैप्चर किया। तो ये गलतियां तो हमने करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर को वर्ल्ड का वो सेंटर बना दें कि जिस सेंटर को छेड़ ही नहीं सकता कोई, तो टेररिज्म आता तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 60 के दशक में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तो हमारे देश में राशन नहीं था। उन्होंने कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी को एक दिन का व्रत रखना चाहिए, लेकिन हमने उसके बावजूद पानी तो दिया, पैसा भी दिया, और बदले में क्या मिला आपको? पिछले 65 सालों से हम पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं और वो बदले में हमें दे रहा है सिर्फ गोलियां। एक समझौता जो 1960 में साइन हुआ आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। उसी समस्या को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने आज हमारे पॉडकास्ट में एक गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनका नाम है कर्नल पीयूष अग्रवाल। कर्नल सर ने सिर्फ इस समझौते के बारे में सुना नहीं है, बल्कि उनने इसे जिया है। उनने अपने करियर के आधे से ज़्यादा टाइम कश्मीर के अंदर निकाला है। तो आज हम उनसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये है क्या और क्यों इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और इतनी जंगों के बाद भी ये समझौता क्यों नहीं टूटा था। तो मिलते हैं कर्नल पीयूष अग्रवाल सर से। सर, वेलकम टू द क्यूरियस पॉड। थैंक यू लव, एंड इट इज ऑलवेज ए प्लेजर टू बी विद यू। आप जो मुद्दों पर बातचीत करते हो वो बहुत करंट, रेलेवेंट और हमारे देश के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी मुद्दे होते हैं। और ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक दिल को छू लेने वाली चीज़ है। जो 22 अप्रैल को हमारे देश पर हमला किया पाकिस्तान ने, और उसके बाद 23 अप्रैल को जो हमने एक्शन लिया, एक एक्शन उसमें ये भी था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। यस सर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इस पे काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़, क्या हम इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा, या ये सिर्फ कॉस्मेटिक, एक सिर्फ जनता को खुश रखने के लिए एक कदम लिया गया है। तो इस पे हम आगे बातचीत करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में ही आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने बोला ना कि आप करंट टॉपिक्स, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें टाइम देते हैं, उसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू, लेट्स हैव म्यूचुअल थैंक यू फॉर ईच अदर। स्टार्टिंग इस चीज से करते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये डिप्लोमेटिक ही इंपॉर्टेंट है या इसके स्ट्रैटेजिक भी कोई इंपॉर्टेंस है? इसका पहली बात हम करते हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या चीज़। जैसा आपने इनिशियली बताया कि 19 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1960 से। ओके। और मजे की बात यह है कि इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। अब 47 में हम लोगों को दोनों देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान नया पैदा हुआ, खूब खून खराबा हुआ, और हमारे देश का जो पानी जनरल वाटर फ्लो है वो हम हिमालय रिवर से ही फ्लो होता है। और हमारी सभ्यता, इंडस वैली तुमने नाम लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पुरानी सभ्यता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर पार्ट पाकिस्तान, इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा नॉर्थ इंडिया आर्यव्रत भी था। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी में रहना चाहता है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिल्कुल भी बात नहीं करता, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, और सभ्यता को मानता भी नहीं। तो ऐसा कैसा देश है कि जिनका ओरिजिन इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, और वो सिंधु या इंडस वाटर ट्रीटी को एक नॉर्मल ट्रीटी मानता है। ये तो हमारी सभ्यता की ट्रीटी थी। अब ये जो ट्रीटी हुई है,
1960 में, जबकि इंडिपेंडेंस मिली 47 में, उसके करीब मान के चले 13 साल के बाद इसका साइन हुई, क्योंकि 51 के बाद से ये बातचीत शुरू होने लगी थी और वर्ल्ड बैंक को बीच में डाला गया। एक उनके डेविड लिलेकर थे, उनकी मदद से उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। पाकिस्तान चाह रहा था कि जो इसकी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो भारत में आए और वेस्टर्न रिवर्स उनके पास हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और लेकिन फाइनली जो ट्रीटी साइन हुई 1960 में, एक बिल्कुल अनफेयर ट्रीटी थी ये ट्रीटी। एक तो अगर आप बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की भूमिका एक बीच के बंदर जैसी थी। देश भारत और पाकिस्तान थे, बैंक को लाकर, वर्ल्ड बैंक को लाकर, जिसकी कोई एक लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं समझता कि अगर यूनाइटेड नेशंस या कोई और इस तरह की संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस आती, वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को ब्रोकर किया और ट्रीटी के जो फाइनल जो रूपरेखा निकल के आई हमारे देश के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और हमने, जैसा आप सुनते हो कि 80% नहीं 88% पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, बचा हुआ 12 से 13% हम अपने देश में ले रहे हैं। अब इस अब इस जो इंडस वाटर सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे जो ऊपर नदी है, वेस्टर्न सबसे पश्चिमी नदी है, वो है इंडस नदी, जिसको सिंधु, जिसके ऊपर हमारा देश का नाम भी है, इंडिया। तो इंडस है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चिनाब है। ये 3 सेट एक रिवर का है। सारी हिमालय से ओरिजिन होती हैं, कश्मीर से ये 3 सीधी पाकिस्तान में चली जाती, और बची हुई 3 जो हैं, ये तो ये पीओके से होके रही होंगी ना? पीओके से, कश्मीर से होके जा रही है, पीओके से होते हुए कश्मीर, कुछ पीओके से जा रही है, कुछ कश्मीर, इनका फ्लो अलग अलग डायरेक्शन से रहता है। और बची हुई 3 सतलज, ब्यास और झेलम, ये 3 जो हैं ये कश्मीर से होकर पंजाब में आ रही है और पंजाब से फिर इनका बचा हुआ पानी भी पाकिस्तान में जा रहा है। तो इनका भी हम पूरा वाटर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और उसके पीछे एक तो ये ट्रीटी, और एक ट्रीटी की एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं ना कि पानी हम उनको दे रहे हैं, पानी हम उनको दे रहे हैं इतने साल से। इस ट्रीटी का एक आर्टिकल 5 था जिसपे किसी ने आज तक गौर ही नहीं किया कि इस ट्रीटी के बाद हमने पाकिस्तान को 62,60,000 पाउंड स्टर्लिंग भी पेमेंट किया। स्टर्लिंग क्या? पाउंड स्टर्लिंग, उस वक्त ब्रिटेन की जो करेंसी थी पाउंड, उसको उतना पेमेंट किया। अब ये उसका रीजन क्या था? मैं बताता हूं उसका रीजन भी। ये अगर हम उस टाइम के मनी के रेट्स में करें तो 125 टन गोल्ड हमने उतना उनको साथ में और गिफ्ट किया। खाली पानी नहीं, साथ में हमने गोल्ड भी दिया। ये 125 टन गोल्ड हमने उनको दिया उस वक्त की कीमत के हिसाब से। और ये पूरा का पूरा पेमेंट 60 से लेकर 10 किश्तों में 61, 62 लेकर 70 तक हमने उनको ये पेमेंट किया। बीच में युद्ध भी लड़ा 1965 का, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये पेमेंट करते रहे। हमारे पास हालत खराब थी फाइनेंशियली। आप को शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, सबने, जिन्होंने, कि 60 के दशक में हमारे प्रधानमंत्री जब नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तो हमारे देश में राशन नहीं था। उन्होंने कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी को एक दिन का व्रत रखना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। स्लोगन भी तो वहीं से आया था, जय जवान जय किसान। लेकिन हमने उसके बावजूद उनको इतना पैसा दिया। ये सब पानी तो दिया, पैसा भी दिया। और बदले में क्या मिला आपको? जो आपने पहली से ओपनिंग रिमार्क था कि गोलियां, लगातार धोखा, लगातार हमारी पीठ में खंजर, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का कारगिल युद्ध हो जिसका मैं हिस्सा रहा हूं, और उसके बाद भी और उसके पहले भी 90 के दशक में टेररिज्म लगातार, पुलवामा, पहलगाम, कहीं तो अंत होना चाहिए डेफिनेटली। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा सोचा समझा डिसीजन लिया 65 वर्ष के बाद कि ये टीटी सस्पेंड करी। इस टीटी के अंदर तो ये भी क्लॉज था कि इसको सस्पेंड ही नहीं कर सकते कभी भी। अब आप बताइए, कोई भी चीज होती है, कोई भी हम किसी के साथ संधि करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक उसकी
टाइमलाइन होती है, रिव्यू करेंगे कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 25 साल, लेकिन हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। फॉर एवर, एटर्नल। ऐसे कैसे आपने ट्रीटी साइन कर ली कि जिसमें नदियां सूख जाती हैं, देश के हालात चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये ट्रीटी तो हमने कर दी, ये एक तो पत्थर की लकीर बन गई, इसको हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे और इसको चलते रहने देंगे। अब क्योंकि 65 का युद्ध इसने सरवाइव कर लिया, 71 का युद्ध सरवाइव कर लिया, 99 कारगिल वॉर सरवाइव कर लिया, तो क्या ये हमने इसको कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई हमेशा के लिए हम उनका ये ढोते रहेंगे? आई थिंक इट वॉज ए फैंटास्टिक डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू डू इट। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, और बड़ा मजेदार होगा हमारा ये डिस्कशन कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला। अभी है ना, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद वहाँ के एक ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू सी दिस एज अ एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर, है ना। मेन रीजन बन सकता है क्या ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर किसी वॉर? एक्चुअली क्या होता है, वॉर इज ऑलवेज नॉट फाइटिंग। वी आर ऑलवेज एट वॉर विद पाकिस्तान। हम कभी भी, एब्सेंस ऑफ पीस इज वॉर। तो अगर हम कहें कि क्या हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, क्या जब सेना बॉर्डर पे जाके गोलियां दागना शुरू करे तभी युद्ध होता है? ये बिल्कुल एक सही सोच नहीं है। ओके। दो देश, सेनाएं नहीं लड़ती हैं, देश लड़ते हैं युद्ध। ये हमें समझना पड़ेगा कि देश लड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं, ना कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान में, या इंडियन आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्म फोर्सेज युद्ध लड़ेंगी। तो हम तो हमेशा से ही, काफी समय से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध के मोड में ही हैं। अब वो बात है कि आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो, बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, या कुछ समय के लिए शांति है, लल बिफोर द स्टॉर्म। वो अलग अलग पैटर्न या अलग अलग सोच विचार हो सकती है कि स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि आप प्रॉक्सी वॉर कर रहे हो, कभी कुछ चुटर पुटर हरकत कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान एक अजीब किस्म का देश है जिसको हम हर युद्ध में हरा चुके हैं, हराया है। हराना ही नहीं, उनको मतलब उनकी हमने अच्छी तरह से चीर फाड़ कर दी है, पर लेकिन वो भी एक अजीब ही मिट्टी का बना हुआ है कि उसको ना तो उसमें गैरत, ना कोई अपने इज्जत है। इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी गैप है। कोई भी देश पाकिस्तान को एक टेररिस्ट और एक रोग देश के जैसे ही मानता है। उनका जो पासपोर्ट है उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। उनका प्रधानमंत्री ट्रैवल करता है अमेरिका में, पहले वाला, तो उसको सर्च स्ट्रिप किया जाता है वहां पर एयरपोर्ट पे। मतलब प्रधानमंत्री को उनका जो पठान सूट पहन के गए थे उसका नाड़ा वाड़ा सब खुलवा के उनको चेक किया गया था। प्रधानमंत्री का, किसी देश के पीएम का इस तरीके से करना, तो ये एक मैसेजिंग होती है। अमेरिका कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। फिर ये सऊदी अरेबिया का हवाई जहाज लेके गया था जब पहले, तो सऊदी अरेबिया ने जब वो वहां पे मीटिंग कर रहा था अपना हवाई जहाज वापस बीच में बुलवा लिया। तो उस देश की क्या इज्जत है? क्रेडिबिलिटी गैप। तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक्चुअली कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब पाकिस्तान किस बात की खाता था अभी तक? अब आप कहोगे कि अमेरिका क्यों वहां पे आके बैठता था, और आज भी पाकिस्तान को एक बड़ा अपने ऊपर जिसे कहते हैं ना, एक गरूर था कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान का नक्शा है ना, जो एक बैठे हुए कुत्ते जैसा है, अगर आप देखोगे पाकिस्तान का नक्शा, एक कुत्ता जैसे बैठा होता है वैसे ही नक्शा है, उसको ध्यान से आप देखना। तो वो जो कुत्ता है, अभी उसके आगे कुत्ते की हम बात बाद में करेंगे, वो ये सोचता है कि इधर तो इंडिया विच इज ए ग्रोइंग पावर इन द एशिया, चाइना से उसका है, रशिया से है, और मिडिल ईस्ट जहां पे ऑयल होता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा से उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से रहा, और इस वजह से अमेरिका ने उसमें पैसा पंप इन किया थ्रू ISI। चाहे वो तालिबान को डेवलप करना था, चाहे अलकायदा को डेवलप करना था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से जो सबसे बड़ा बिजनेस किया है, सबसे बड़ा बिजनेस पाकिस्तान का, 2 बिजनेस वहां पे चलते हैं, मेन बिजनेस, या 3 कह लेंगे। पहला बिजनेस उनका है टेररिज्म का। दे हैव यूज्ड टेररिज्म एज देयर स्टेट बिजनेस। वो जब तक वो टेररिज्म को, अगर शायद आप लोगों ने एक परवेज मुशर्रफ के कई सारे वीडियोस और देखे हो, या उसने खुद एक्नॉलेज किया है कि भाई ये हकानी नेटवर्क और ये मुहाजिर्स और ये मुजाहिदीन, ये हम लोगों ने डेवलप किए हैं। नॉट मुहाजिर इज अ डिफरेंट वर्ड, मुजाहिदीन एंड हकानी नेटवर्क। इवन अलकायदा, तालिबान,
सब चीज पाकिस्तान ने खुद डेवलप करी है और उसके बदले में उनको पैसा मिलता रहा। तो उस पैसे से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो जो शाम को थोड़ी बहुत बिरयानी और ये खा पाते थे, वो सिर्फ इस पैसे से। दूसरा उनका बहुत बड़ा मेजर बिजनेस है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गधों का बिजनेस है। हाँ सर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा गधे पाकिस्तान में है ना, हर तरीके के, मतलब 4 टांगों वाले भी और 2 टांगों वाले गधे तो पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बिजनेस गधों का है। और तीसरा वो ड्रग्स का कार्टेल बहुत, अफगानिस्तान ये एक टाइम पे इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। अच्छा। तो ड्रग्स का जो ओपियम जो वहां पे जो बेल्ट है पूरी, है ना, अब जैसे अमेरिका निकल गया, पैसा कट गया टेररिज्म का, अब उनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब वो टेररिज्म को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना, कहां से मिले। यहां तक कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57-58 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से मोस्ट ऑफ देम है जो कन्नी काट ली है। वो उनको मानते ही नहीं है कि कुछ एक है टर्की जैसे लोग हैं, वो टर्की मलेशिया चुटर पुटर, वो कुछ उनके अपने इंटरेस्ट हैं। बाकी उनका इस्लामिक कंट्रीज जो मेन इस्लामिक कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, इनको पाकिस्तानियों को कोई घास भी नहीं डालते हैं। अब आते हैं वापस IWT, इंडस वाटर ट्रीटी पे। अब जैसे हमने कहा कि ये अनफेयर थी, 84-85% पानी जो है पाकिस्तान में जा रहा है। ये सिर्फ पहली 3 रिवर की बात करेंगे, IJC, इंडस, झेलम और चिनाब की। ये तीनों नदी मिलाकर करीब 145 MAF साल भर में पानी निकालती हैं। ओके। MAF। अब MAF क्या है ये समझना जरूरी है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये MAF क्या है। ये होता है मिलियन एकड़ फीट। ओके। मिलियन एकड़ फीट। पानी 2 तरीके से मेजर होता है नदी का, एक क्यूसेक्स और एक MAF में। तो MAF में 135 से 146 डिपेंडिंग ऑन द ईयर ये पानी इन 3 नदियों से निकलता है। 90 MAF जाता है इंडस नदी से और बचा हुआ 25 MAF के करीब झेलम और चिनाब से निकलता है। अब MAF होता है मिलियन एकड़ फीट, का मतलब यह होता है कि 1 मिलियन एकड़, अगर 1 फुट पानी 1 मिलियन एकड़ में भर जाए तो वो 1 MAF हुआ। 1 MAF। ओके। अब उसको और मैं बताऊं, जैसे दिल्ली का एरिया जो है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया पूरा 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 3 गुना ज्यादा, उससे 3 टाइम्स 1 MAF से पूरा 1 फुट पानी से भर जाएगा, तब जाके 1 MAF हुआ। बाप रे। दुनिया में का एक टाइम पे सबसे जो बड़ा बांध होता था वो है भाखड़ा नागल डैम। अभी नहीं है, अभी उससे तो हाँ। और बड़े बन गए। तो भाखड़ा नागल डैम 24 से 25 गुना खाली करके भर दोगे तब वो 135 MAF उसमें पानी आएगा। पूरा खाली करके 25 बार उसको भर दोगे तब जाकर आपका इतना पानी होगा जितना हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये तो सिर्फ इन 3 नदियों का है, बाकी नदियां जो हैं उनका भी पानी बचा हुआ जाता है। अब वो ट्रीटी की वजह से हमने इनके ऊपर कुछ स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई थी, थोड़ी बहुत बनाई थी, काम चल रहा था। काफी वो रोना रो रहे थे क्योंकि हमने कहा कि हम स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, हम वो पानी को सिर्फ अपना झेलम के ऊपर जैसे किशन गंगा डैम बना था और एक बगलिहार प्रोजेक्ट बना था, किशन गंगा बगलिहार प्रोजेक्ट, चिनाब के ऊपर बगलिहार था। अब ये जो प्रोजेक्ट्स बने थे, ये प्रोजेक्ट एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब हम पानी को स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। और थोड़ा बहुत जो जनरेट होगा और अगर स्टोर भी होगा तो हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था कि भाई अब हम पानी छोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, या थोड़ा बहुत हम पानी जनरेशन के लिए इकट्ठा किया है। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में एक डैम टाइप बनता है, ऊपर से पानी आता है और टरबाइन चलती है और वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसको और आसान शब्दों में समझें कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसमें एक बहुत अच्छी रैम लगा दी, हाई 16 GB की रैम, लेकिन स्टोरेज उसमें बिल्कुल नहीं रखी। तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी। आप कितनी भी रैम लगा लो, जब तक आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। अब हमने कहा कि भैया अब बहुत हो गया, 23 तारीख से हमने कहा कि ये ट्रीटी खत्म। इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है हमने ट्रीटी खत्म कर दिया, अब आप बता रहे हैं कि 145 MF के आसपास पानी पाकिस्तान में जाता है और वो भी सिर्फ अभी 3 नदियों से, बाकी 3 से नहीं। तो क्या इंडिया के पास अभी उतना
स्टैंडर्ड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है कि हम उतने पानी को स्टोर कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं? वेरी फ्रैंकली अभी आज की तारीख में नहीं है उतना। तो 100% ब्लॉकेज तो पॉसिबल ही नहीं है। 100% तो ब्लॉकेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड, आप पहला स्टेप तो ये है ना कि आपने ट्रीटी कैंसिल कर दी। अब ट्रीटी कैंसिल करने के बाद यू आर द किंग। अब हमें हर बार फोन करके शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा कि पानी छोड़ रहे हैं, पानी ये कर रहे हैं, आपने डैम क्यों बना लिया, आप क्यों यहाँ पे ये कर रहे हो। अब हमें कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आने वाले सालों में, क्योंकि हमारी तरफ से ट्रीटी इतिहास बन चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज और करेंगे और होगा, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, देखना आप, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यानी कि नदियों को आपस में जोड़ना। अब ये क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि पानी नहीं था। अब जैसे ही पानी हमारे पास सरप्लस होने लगेगा, अभी आपने हाल में पढ़ा है ना कि पंजाब और हरियाणा एक दूसरे और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये SYL सतलज यमुना लिंक, इसको लेकर पंजाब और हरियाणा में हमेशा से मनमुटाव रहता था। वहां पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने भाखड़ा नांगल में जाके अपने पंजाब पुलिस को बिठा दिया कि हम पानी आपको हरियाणा को, तो ये तो विद इन द कंट्री है, ये तो हम तो एक ही देश के लोग हैं, पर हमें वो दिल्ली को और हरियाणा को पानी देने के लिए पंजाब तरसा रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, पानी कितना इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान में, हम राजस्थान में बैठे, श्री गंगानगर की तरफ जाएं और वहां से देखें एक कैनाल का नेटवर्क शुरू होता है जो कि टुवर्ड्स बीकानेर तक और उससे भी आगे जाता है, IGC इंदिरा गांधी कैनाल। आज अगर आप कैनाल और उसके आसपास अबौर, फजिल्का, अनूपगढ़, छतरगढ़, जितने भी इन सिटीज को आप देखोगे ना, वो कभी बिल्कुल जैसे रेगिस्तानी थार डेजर्ट वाले शहर होते थे जहां बबूल और रेत और ये सब होता था। आज वहां पे देखो आप गंगानगर में जाकर या सूरतगढ़ में जाकर देखोगे तो वो एक पंजाब का एक्सटेंशन लगता है, हरियाली है, ग्रीनरी है। कई लोगों से सुना ये चीज में, है ना। और मैं तो उधर काफी रहा हूं, तो बॉर्डर्स पे आप देखो, और बॉर्डर BSF की पोस्ट पे जाओ या आर्मी के बॉर्डर्स पे, और बॉर्डर के ऊपर एक वॉच टावर पे आप खड़े हो जाओ, तो आपको क्लियरली, आपको बॉर्डर की फेंसिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लियर दिख जाएगा। ऐसे आप गर्दन घुमाओगे, एक तरफ हरियाली है पूरी दूर दूर तक, जहां तक आपकी आंख देख सकती है, और एक तरफ बिल्कुल वो जो खाकी उनकी जो मिट्टी रेतीली लैंड है, वो पंजाब पाकिस्तान साइड में ये हालत है। जितना पानी होने के बाद इतने पानी, क्योंकि उन्होंने कैनाल नेटवर्क नहीं डेवलप किया, कुछ नहीं किया, तो सारा पानी ओशन में जा रहा है, ओशन में जा रहा है, या उनका यूज भी हो रहा है पर आधा वेस्ट कर रहे हैं वो उसको। अब इसके बाद जब ये ट्रीटी साइन हो जाएगी और आपने कैनाल का नेटवर्क्स को ऑपरेट करें, इट विल टेक, अगर हम सिस्टमैटिक चलें, 5 से 6 साल के अंदर आपका एडिक्वेट कैनाल नेटवर्क बन जाएगा। एडिक्वेट कैनाल नेटवर्क, और ये जब कैनाल नेटवर्क बन जाएगा, बन जाएगा, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आजकल तो मशीन्स और इस तरह का सबसे बड़ा चैलेंज आता है लैंड एक्विजिशन का। लैंड एक्विजिशन में जब पानी, लोगों को पता चलेगा कि भाई पानी मिलेगा किसानों को, तो लैंड एक्विजिशन विल नॉट बी ए मेजर इशू। आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये यूपी, राजस्थान और MP, ये पानी से तर होंगे। कोई प्रॉब्लम पानी की इस इलाके में नहीं पड़ने वाली है आने वाले टाइम में सिर्फ। और ये भी मैं तब बता रहा हूं कि अगर आप इंडस वैली को टच भी मत करो, इंडस रिवर को, ये सिर्फ ये 3 नदी जो इंडिया में आ रही है, दो झेलम और चिनाब, जो हमारा हक बनता है, झेलम और चिनाब को ही टच करो, क्योंकि इंडस को और वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न है, उसमें ज्यादा खर्चा पड़ेगा। सिर्फ झेलम चिनाब में आपको नेटवर्क बनाना है नदियों का, और नदियों को नदियों से जोड़ना है, इंटरलिंकिंग ऑफ कैनाल। अब उसके फायदे क्या होने वाले हैं? आप स्टैंड अलोन छोटे छोटे डैम्स बनेंगे, हाँ डैम्स बनेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेंगे, तो आपका से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ग्रिड में। ये भी होगा। वाटरवेज, आपका वाटरवेज डेवलप होगा, आपकी पैदावार, खेती-बाड़ी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती-बाड़ी भी बढ़ेगी, उससे आपका यू विल बिकम ए मोर रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। फार्मर्स को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। एग्जैक्टली।
इससे बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत फर्क बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक लाइफ, मेरीन लाइफ, मरीन लाइफ और आसपास और जो जंगल है और उसको पूरा भी पूरा फर्क पड़ने वाला है। आपकी ग्रीनरी, पूरा ग्रीन डेवलप होने लगेगा इस इलाके में, और इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री। इससे हमारी जीडीपी, एटलीस्ट मेरा अजम्पशन है कि 1.2 to 2% हमारी जीडीपी का ऑल ओवर इंडिया में फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा। आप देखो ना कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है, आप ऑब्वियस बात है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी और लैंड अगर ये चीज मिल गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना डेवलप होगा डेफिनेटली। तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ पैटर्न्स, ये जो साइट अनटच्ड है, ये एकदम तेजी से, ये 3-4 जगह जो स्टेट्स है ना, द स्काई विल बी द लिमिट। जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी कि हमारी जीडीपी 6.2, 6.8 अलग अलग फिगर्स आते हैं अभी बीच में, ये बढ़ेगी इसके ये ट्रीटी हटने के बाद। पर सर ट्रीटी हटने के बाद आप कह रहे हैं बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वी विल गोइंग टू एक्ट सी दिस एज अ एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वॉर हुआ तो उस सिचुएशन के अंदर तो जीडीपी कम होगी ना, क्योंकि एक्सपेंसेस होंगे कंट्री के। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में एक लार्ज स्केल वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी राइट नाउ? देखो, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए हर समय, 24 घंटे उनको अंदर डर बैठा होना चाहिए, डर का माहौल होना चाहिए। वो तो है ना, वो तो अभी दिख रहा है उन लोगों के उससे। जैसा एक हमने उनके गले में पट्टा डाल दिया, वो बैठा हुआ कुत्ता है ना, अब वो कुत्ता भौंकता रहे कितनी भी देर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में जगह जगह जाके भौंक रहा है वो, है ना, लेकिन उनको कोई मान ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। तो अब उनको सुनने के लिए सिर्फ रो पीट के 3 देश आए हैं, यहां तक कि चीन भी चुपचाप बैठा है मुंह में टेप लगाकर। चीन भी आगे कुछ बट हाँ, चीन से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, तो क्या अगर जब भी हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी, ये चीज़ करेगी, क्योंकि चीन का इन्वॉल्वमेंट है पीओके में, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं बन सकता? चीन का एक्चुअली, चीन इसका सबसे बड़ा क्रिमिनल है वाटर रिसोर्सेज को ट्रैप करने में। याडोंग सैंगपो जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी है, दुनिया का सबसे बड़ा मीडोंग डैम, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, 137 मिलियन डॉलर्स के खर्चे पर चाइना खुद बना रहा है वहाँ। और आने वाले टाइम में उसने हमारी ब्रह्मपुत्रा, जो कि इतनी, ब्रह्मपुत्रा को समुद्र का दर्जा दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गए हो तो एक तरफ से आप एक अगर किनारे पे होते हो, ब्रह्मपुत्रा का दूसरा किनारा नजर नहीं आता। अब वो एक छोटी सी नदी के रूप में धीरे धीरे नैरो श्रिंक होता जा रहा है। हम पानी का युद्ध होने वाला है, बड़ा मेजर क्रिटिकलिटी होगी हमारे लिए। ये ना कि ये इमीडिएट रिएक्शन है, ये लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट होने वाला है। आप देखो, एक बांग्लादेश में एक नदी जाती है, हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा भी तो बांग्लादेश में जा रही है, गंगा भी जा रही है, और गंगा और एक तीस्ता रिवर है जो वेस्ट बंगाल से जाती है, और एक फरक्का बैराज है वहां पर, फरक्का बैराज। 1972 में हमने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसकी लाइफ 25 साल की थी, बांग्लादेश को पानी देने की। ममता बनर्जी जो कि हर तरीके से ऊट पटांग काम करती है, रोहिंग्यास को बसाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन तीस्ता वाटर में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप अपना बांग्लादेश का पानी रोक लो। पानी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी देश के लिए, खाली प्रोग्रेस के लिए ही नहीं, वाटर कैन बी वेपनाइज्ड। आज की तारीख में अगर हमारे डैम्स बने होंगे, हम पानी को कंट्रोल करेंगे, हेडवर्क्स को कंट्रोल करेंगे, तो आप सोचो कि हमें अचानक युद्ध करने की स्टेट आ गई, और हम चाहते हैं कि हमें लग रहा है कि भाई उनके टैंक्स और उनकी फॉर्मेशंस बढ़ रही हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने पानी छोड़ देना है नदियों में। उनको वैसे ही टैंक अटक गए, आगे बढ़ ही नहीं सकते। कितने ब्रिजेस बनाएंगे, कितनी उनकी गाड़ियां चलेंगी। ये तो हो गए युद्ध के टाइम पर। अब पीस टाइम पे, आम हालात जब चल रहे हैं, उसकी खेती तैयार है। पहली बात तो खेती तैयार नहीं होगी बिना पानी के, पर चलो उन्होंने किसी तरीके से खेती तैयार कर ली, यहाँ से पानी छोड़ दो, यहाँ से पानी छोड़ दो। आपका कंट्रोल है ना। तो आप अभी देखो, अब जैसे जैसे हमने ये थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया, जो सिर्फ बगलिहार डैम और किशन गंगा प्रोजेक्ट्स जो है, उस पे वहां से ही
चिनाब और बाकी नदियों का पानी सूखने लगा है वहां पर। पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि क्या किस चीज से उसको मार पड़ी है। तो बिना हमें युद्ध लड़े ही हम उनकी अगर कमर तोड़ सकते हैं, तो हमें कोई जरूरी है क्या हमारे यंग बॉयज गर्ल्स मैन बॉर्डर पे जाके गोलियां खाएं? हाँ सही बात है। अगर वो साला बिना पानी की भूखा प्यासा मर रहा है, युद्ध का क्या पर्पस होता है? युद्ध का पर्पस होता है एक एंड गेम स्टैब्लिश करना, कि आखिर मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए लड़ी नहीं जाती। लड़ाई लड़ने के लिए तो यूक्रेन और रशिया पिछले 3.5 साल से लड़ रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमास और इजराइल। जब तक आपको एंड गोल क्लियर नहीं है कि भाई क्या करना है मेरे को, अगर वो गोल पहले से आप अचीव दूसरे तरीके से अचीव कर सकते हो, तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। एंड वी आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब इन दिस। ये जो ट्रीटी को हमने रोका है ना, तो ये एक अपने आप में, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखो ना रिएक्शन, कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। तो खून तो भैया तुम्हारा ही बहेगा, ये तो पक्की बात है ना। हाँ, इतने तो बंदे ही नहीं है उनके पास। बंदे कितने भी कर लो, यूपी की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कुछ भी कर लो, उनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान की क्या औकात है आज? क्या किस तरीके से 4 दिन उनके पास टैंकों में तेल, उनके चीफ ने कहा था ये, अभी नहीं, पहले वाले आसिफ मुनीर नहीं। आसिफ मुनीर का तो इस वक्त क्या हालत हो रखी है, आप सोशल मीडिया पे देखो, मीडिया में देखो, पाकिस्तानियों से पूछो, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि यार आप हमारे ऊपर युद्ध कर लो, कम से कम इनको मार दो। हाँ, हम फ्री हो, हम फ्री हो इनसे, ये नालायकों को आपने हमारे ऊपर बिठा रखा है। इतने मेडल लगा के घूमते हैं। हाँ, ये है ना। मैं ये समझ में नहीं आता इनको मेडल किस बात के मिल रहे हैं। इतने मेडल लगे हुए हैं उसके यहाँ पे, कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ जीते, क्या करा। एक पीएम को चेंज करके दूसरा पीएम दूसरे उस पे भी मेडल मिल जाता है ना सर। हाँ। और अभी पीछे वो उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जाके लड़ेंगे हम रशिया के खिलाफ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे भी जाते हैं भाड़े के टट्टू की तरह से। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही एक, मेरे को तो नहीं लगता है कि इसको देश का भी दर्जा मिलना चाहिए। क्यों बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया, किसकी बेवकूफ़ी थी, ये हमें पता ही है इतिहास में। पर लेकिन अगर ये दे डिड नॉट डिजर्व टू बी ए सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन अभी तो उसका खुद के ही इंटरनल डिस्प्यूट इतने चल रहे हैं और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। बलूच अलग चल रहे हैं, इधर सिंध अलग चल रहा है, इधर पीओके अलग। आखिर में पाकिस्तान का एक छोटा सा पंजाब का टुकड़ा बचेगा, जिसमें लाहौर कराची वाला जो एरिया बस ये वाला इलाका, लाहौर भी हम ले लेंगे, है ना। कराची तो अलग हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो पंजाब का एरिया है वो बचेगा। उसका 41% जो हिस्सा है बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान उनके साथ कभी भी जाना नहीं चाहते थे। बलूचिस्तान के ऊपर वो बिल्कुल बलूच जो ट्राइबल्स होते थे, उनके ऊपर वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर एयर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बलूच तो उनके तो बलूच लिबरेशन आर्मी भी तो है ना, वो BLA, बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान आर्मी डर रही है उससे। उसने तो पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, ट्रेन हाईजैक करी है। तो पाकिस्तान आर्मी को ट्रेन हाईजैक करने के बाद भी अगर मेडल मिल रहा है, तो वैसी आर्मी फिर अच्छा है। तो हमें किस बात का डर है कि ऐसी आर्मी से लड़ने का। और सही बात है, पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो चाइना उनकी मदद के लिए आएगा। चाइना कभी नहीं आएगा उनकी मदद के लिए। बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश कभी नहीं आ सकता। बांग्लादेश तो खुद अभी क्राइसिस में है। या बांग्लादेश को तो हमने क्रिएट किया भाई 71 में। बट सर अभी तो उल्टा ही चल रहा है वो हमसे। चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वहां के एक किसी मिनिस्टर का या किसी का एक वो आया था ना कमेंट कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो वी विल गोइंग टू अटैक इंडिया एंड वी विल कट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हाँ, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर जो उसने कमेंट दिया था। वहां पे क्या ये वाकई में बांग्लादेश कर सकता है? उसके पास इतना पोटेंशियल है अभी? बांग्लादेश मुंह जवान तो चलाने में किसी की भी जवान चल सकती है ना। मैंने क्या कहा था, कुत्ते के गले में अगर पट्टा है और कुत्ता भौंकता रहे, पागल कुत्ता, तो उसकी भौंकने की क्या वैल्यू है? सर यहाँ पे पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और वाकई में यहाँ पे बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और वो चिकन नेक वाला जो सिचुएशन है, बिल्कुल, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम इन फ्यूचर में बनता दिख रहा है ना। ये क्यूरियस पॉड के सारे जितने लिसनर्स हैं, सबको मैं एक ये चीज बड़ी क्लियर कर दूं, आज के बाद हम कभी भी उस वर्ड चिकन नेक का प्रयोग नहीं करेंगे। उसको हम कहेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, ये चिकन नेक कह के, और यहाँ पे भी हमारा एक JNU का वो शर्जील इमाम था कि हम 5 लाख
कर जाएंगे और चिकन नेक को काट देंगे। हम्म, इंडियन आर्मी जब तक है बेटा, कोई नहीं काट सकता है चिकन नेक को, तुम चिकन की तरह खुद कट जाओगे। पर ये इंडिया के पास यस, अभी इंडिया की स्ट्रेटेजिक भूल बहुत रही हैं पास में, ये मैं मानता अभी हूं। अभी नहीं लगता आपको वो टाइम है कि इसको करेंगे, वो भी होगा कर लेना जरूरत पड़ने चाहिए। पर। वो 20-22 क्योंकि किलोमीटर की एक गलती तो 1971 में दो हुई। 1971 में इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक मैसिव विक्ट्री ली 13 दिन के अंदर, मैसिव विक्ट्री। और जितनी हमने वो जीत फौज ने जिताई दिलाई है हमारी, वो टेबल पे हार गए हम। वो हम टेबल पे हार गए, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे हमारे पास था कि हम पीओके ले सकते थे, वहां पे हमारे पास था कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको और चौड़ा किया जा सकता था। बिल्कुल, उसको चौड़ा किया जा सकता था। उसको बदले में अगर लैंड देनी थी तो कहीं और से दे सकते थे। हाँ, अगर देनी थी। आपने बॉर्डर्स सेटल नहीं किए। 15, यही नहीं, हमारे कंट्रोल में, आपको ये और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो कि सब लोग को शायद नहीं पता हो। ये तो पता ही है कि हमारे पास 93,000 सैनिक थे उनके। सैनिक थे और उन्होंने सरेंडर किया था, अपने हथियार सब कुछ डाल के, घुटनों के बल पे बैठ के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर हमने लिया था। लेकिन हम क्या हारे थे, हमने 54 हमारे जो सोल्जर्स पाकिस्तान में थे, हमने उनको वापस नहीं लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने पीओके में हमने 15,000 नहीं 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड, 13,000 to 15,000 अलग अलग सोर्सेज में है, तो मैं तो कम लेके चल रहा हूं। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड हमने पकड़ रखी थी, एक्वायर कर रखी थी, जीत रखी थी। कौन देश होता है कि जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड वापस हम तो उस वक्त जब हम टेबल पे आते हैं ना तो हम बड़े दिल के हो जाते हैं। तो हमारा जो 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो बेनजीर भुट्टो जाके वापस कहता है कि जनरलों को, अपने को कागज हिला के कि साले तुम लोग तो फौज हार गए सब जगह, मैं सारा एक टेबल पे जीत के वापस ले आया। तो उसके लिए तो पाकिस्तान ने तो पूरा का पूरा एज इट इज आपने पीओके उनके पास छोड़ दिया। 65 में आप हाजी पीर पास कैप्चर किया, स्ट्रेटेजिक देश के जो लीडरशिप ने वो सेना ने तो जीत के भाई लीडरशिप को दे दिया आप कि भाई अब आप बाकी डिसीजन तो लीडरशिप लेगी। लीडरशिप ने 71 वॉर में हमने ये गलती करी, 48 में पता ही है कि पीओके का एरिया और हमने जाने दिया। तो गलतियां तो हमने करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब टाइम आ गया है, इवन इंडस वाटर ट्रीटी एब्सोल्यूट मिस्टेक। आपके पास कभी भी आपको इतना कंट्रोल दुश्मन देश को या एक देश को नहीं देना चाहिए कि आपका सब कुछ वो कंट्रोल करे और आप उससे पूछो कि अच्छा अब मैं पानी छोड़ रहा हूं, अब मैं पानी यूज कर लूं, अब मैं इसमें से 3 बाल्टी पानी निकाल लूं। ये क्यों? आपका पानी है, आप कंट्रोल करोगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी अगर हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा है, इसको कैंसिल किया है, तो वहाँ पे अगर हमारा कंट्रोल इन नदियों पर है, तो एक नदी है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड से निकल के आ रही है, जो वो एक मेजर सर्वाइवल है नॉर्थ ईस्ट का और हमारे इंडिया का, वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो कंट्रोल है वो है चाइना का। तो क्या इस ट्रीटी को कैंसिल करने का इफेक्ट हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है? हमें इस पे कोई चाइना से रिलेटेड कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अब मैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, चाइना ऑटोमेटिकली, एक तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है मीडॉक करके। मीडॉक प्रोजेक्ट है, $137 मिलियन उस पर खर्चा आने वाला है, ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है और वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है। ये जो ब्रह्मपुत्र है सैंगपो के नाम से, तो क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें कर रहा है और वो पीछे हटने वाला नहीं है, तो वो पहली चीज तो इस पे कोई जो हम हटा रहे हैं इस टीटी से, जो हट रहे हैं, हट गए हैं, हटा क्या रहे हैं, हट चुके हैं, इतिहास हो चुका है वो, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। दूसरा, चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है पीओके में? उसकी एक रोड एक्सेस है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसने उसमें बहुत सारा पैसा लगा रखा है, जो कि ग्वादर पोर्ट से शिनजियान प्रोविंस तक जाती है ना, काशकर एक जगह है वहां तक। तो ये पूरा का पूरा थ्रू पाकिस्तान है और उसका एक हिस्सा पीओके से निकलता है। बिल्कुल। लेकिन अगर पानी कट जाता है तो एज सच, जब तक हम पीओके लेने की बात ना करें तब तो जरूर चाइना तिलमिलाएगा। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम पीओके लेने की अभी बात कर नहीं रहे हैं, तो सिर्फ अगर पानी काट रहे हैं, तो उससे चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चीज से
पाकिस्तान में जैसे सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही है और कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले में भी शायद 5-10 सालों के अंदर पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा या हो सकता है। तो हम 5-10 साल का टाइम क्यों लेके मान के चलें? कैन वी हरी इट अप? कैन वी हरी इट अप एंड कैन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट? कैन वी रियली क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि ये 5 साल की जगह अगले 5 महीने या 15 महीने में पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप आ जाए? तो क्या ये जो इंडिया का मूव है ये उस साइड ही जा रहा है क्या? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो बलूच आर्मी है उसको इंडिया फंड कर रही है। कहना दे पाकिस्तान, अगर उसको लगता है, अगर उसको लगता है पाकिस्तान क्योंकि को कि हम कर रहे हैं। मैंने क्योंकि हम पॉडकास्ट से रिलेटेड चीज़ें करने वाले थे तो मैं चीज़ें सुन रहा था, तो मैंने उनके वहाँ के एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल का इंटरव्यू सुना था जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इज़ ट्रीटिंग नरेंद्र मोदी एज अ टेररिस्ट। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, घटिया लेवल की, और घटियापन को कोई रोक नहीं सकता। किसी का मुंह जो घटिया शब्द कहने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन हम एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, है ना। ऑफिशियली यस वी डू सपोर्ट द कॉज ऑफ बलूचिस्तान का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान जैसी नीच हरकतें नहीं करते कि उनको हथियार मुहैया करवाना। ये हमारा सपोर्ट रहता है इंटरनेशनल फोरम पे, हम उनकी बात को सपोर्ट करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी या वो है, वो उनकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने अपने देश के लोगों के साथ बिहेव करता है तो उसको उस चीज़ का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और रही बात पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहे, कुछ भी कहे, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। चैलेंज कहाँ आ रहा है? अभी दुनिया क्यों परेशान है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर? दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है ना। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर बोगी कई बार इस्तेमाल करी है, यूएन में भी कहा है, हर जगह वो कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट सपोज टू बी यूज फॉर फायरिंग और फॉर फाइटिंग। पिछले 100 सालों में या 80 सालों में एक बार ही न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हुआ है अमेरिका द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के बाद। और जब ये न्यूक्लियर वेपन्स की शुरुआत थी, और जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए हैं उसके बाद सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली फॉर डिटरेंस पर्पस। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है न्यूक्लियर, उसमें MAD, मैड का मतलब होता है पागलपन, और मैड का अगर हम एक्सपैंड करें, इट इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोशिश भी करता है तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म है, नक्शे से खत्म है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश भी करता है। हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, मनोहर पर्रिकर जिस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रीवर्ड किया था। रीवर्ड क्योंकि पहले हमने फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं थी, लेकिन हमने उसके बाद उसमें एक लाइन ऐड करी है कि नो फर्स्ट यूज की जगह थ्रेट ऑफ यूजिंग विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज यूज। मतलब कि जैसे पाकिस्तान, हम वेट नहीं करेंगे कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का, मतलब कि पहले हमारे ऊपर भैया न्यूक्लियर बम डाल दे, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी कहती है कि भाई नो फर्स्ट यूज, हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर एटम बम डालूंगा, तो हम ओपन हैं ये मानने के लिए कि थ्रेट ऑफ यूजिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब इज इक्वल टू यूजिंग ए न्यूक्लियर स्ट्राइक। एक चीज़ इसमें है, मान के चलिए कि ठीक है, हमने ये पॉलिसी ठीक है, हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर भी लेते, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री ये स्टेप ले लेती है, कर लेती है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाता है? इंटरनेशनली क्या फ़र्क पड़ जाएगा उस चीज़ से? इंटरनेशनली तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, हाँ, आप देखो ना कि रशिया के पास पूरी स्टॉक पाइल्स है, हाँ, मोर देन 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो लड़े जा रहा है। पिछले 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ, 3.5 साल से ऊपर हो गए, लड़े जा रहा है, पर उसने एक बार भी ना तो यूज करने की बात करी, ना थ्रेट दिया कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स। उसने कहा कि है मेरे पास,
कोशिश मत करना। यूरोप को भी उसने बोला है कि भाई आप शांत बैठे रहो। तो न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ यूज, दे आर ओनली फॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर बोगी को तो एक तरफ रख देना चाहिए। न्यूक्लियर बोगी को किसी भी हाल, आप ईरान की बात करें, आज पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर थोड़ा सा हवा में उछलता है, वो इसी वजह से उछल रहा है क्योंकि अमंग्स्ट ऑल 57 इस्लामिक कंट्रीज उसके पास अकेले के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पर वो भी तो दिए हुए चाइना के ही है, क्या पता वो तो इधर उधर से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, क्या पता फुस निकल जाए। देखो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, न्यूक्लियर वेपन अपनी जगह है, और वेपन को डिलीवरी सिस्टम, उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टेस्टेड ट्राइड डिलीवरी सिस्टम नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। हाँ, तो फुस तो नहीं निकलेंगे, वो वहीं फट गया फिर। पर लेकिन उनके पास क्षमता नहीं है डिलीवर करने की। उनके पास मिसाइल्स जो हैं वो सारी की सारी बोरोड मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर वो एक लेबल प्रिंट करके लगा देते हैं, अब्दाली, गजनी, इस तरह से, है ना। अब एक मिसाइल बनाएंगे, रंग उस पर एक झंडा लगाया और पेंट कर लिया, और फिर वो दिखाते हैं कि हमने फायर कर दी, और फिर अभी किया, उन्होंने अभी किया, तो उनको टेंशन होती है एक मिसाइल और कम हो गई उनकी, क्योंकि वो दे आर नॉट मेकिंग इट देमसेल्फ, they are borrowing from other countries. Definitely. अब कंपेयर दैट टू अस, हमारा पूरा का पूरा मिसाइल IDGM-DP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा इंडिजिनस है। हमें जितनी मिसाइल बनानी है हम बना सकते हैं, आज जितनी है उसको डबल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि युद्ध का हालात आते हैं, तो आप उनको आप अपना जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको आप एनहेंस करते, बढ़ाकर, आपके जो मैन पावर बढ़ाकर, क्योंकि आपका अपना है, आपको किससे बोरो तो करना नहीं है ना, तो सब कुछ आपका अपना है, तो इसलिए कोई ऐसा एक इशू नहीं है। तो इसलिए कंपेयरिंग दैट, यू कैन कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल। और कई बार हमें ये डर रहता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो चाइना भी अटैक करेगा। नहीं करेगा चाइना की अपनी इश्यूज हैं। चाइना क्या कर सकता है या बांग्लादेश क्या कर सकता है इन इश्यूज में, कि जिसका हमें हमेशा से ये रहता है कि भाई अगर युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ तो क्या होगा। सर युद्ध तो 1999 के अंदर भी तो हुआ था ना, हुआ है, लिमिटेड युद्ध हुआ है। पाकिस्तान ने उस समय, चाइना ने उस समय रिएक्ट तो नहीं ना किया था, या चाइना उस समय इन बिटवीन आया कहीं से कहीं नहीं, तो कोई नहीं आएगा युद्ध में। अभी भी रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध आप एग्जाम्पल दो, तो अमेरिका भी ये कहता रहा, यूरोप भी कहता रहा यूक्रेन को कि भाई तुम लड़ते रहो, कोई अपना बंदा नहीं भेजेगा, अपना बंदा नहीं भेजेगा। तो लड़ाई पाकिस्तान और भारत की होगी, अगर होती है ना, हमें लगे कि हमें रशिया आके सपोर्ट करेगा। हाँ, यू नीड सपोर्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए होता है, पर आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट अपनी तरफ कर सके। उसके पास टर्की, मलेशिया को तो हम जिस दिन चाहे हम उनसे कह दें कि हम पाम ऑयल नहीं लेंगे, उसी दिन मलेशिया वहां से कहे कि वो पाकिस्तान को टाटा बाय बाय करके वापस चला जाएगा, क्योंकि पाम ऑयल का बिगेस्ट इंपोर्टर इंडिया है अभी भी। एक बार पहले भी इसने कोशिश करी थी, तब हमने कहा था कि हम पाम ऑयल आपसे नहीं लेंगे, और हमने लिया नहीं काफी टाइम तक, उनकी इकोनॉमी पूरी डूब गई थी। तो मलेशिया या ये कंट्रीज वैसे चाहे वोकली सपोर्ट दिखा दें, मालदीव्स कह दे कि चलो हम भी पाकिस्तान के साथ हैं, बांग्लादेश भी है, पर इनके पास बांग्लादेश या मालदीव्स को पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, देने के लिए है क्या? ये है सबसे बड़ी बात। तो ये बात तो निश्चित है कि चाइना का इंपैक्ट मिनिमल रहेगा, क्योंकि चाइना विल वेट एंड वॉच। चाइना इज लाइक ए बिजनेसमैन, उसको अभी इस वक्त टेंशन ये है कि भाई अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वॉर है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और इसमें इंडिया ज्यादा बेनिफिट ना ले जाए। हाँ, तो वो शांति, और इंडिया भी अभी फुल स्केल वॉर या इस तरीके की चीजों को अवॉइड ही करेगा, डिप्लोमेटिक। और देखो, वॉर लेट दैट डिसीजन बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, टू द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट। ये डिसीजन
टीवी शोज पॉडकास्ट में नहीं डिसाइड करना है हमें कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिस्कशन कर सकते हैं पर लेकिन कि हाँ युद्ध पे जाओ, युद्ध पे जाओ, क्यों जाओ भाई युद्ध पे? जितने लोग ये युद्ध की बात कर रहे हैं चाहे किसी भी टीवी चैनल पे या किसी भी पॉडकास्ट में, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, जितने लोग भी कह रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो या सोशल मीडिया पे, इनमें से कितने लोग हैं जिनके खुद के परिवार का, उनका बेटा भाई बहन सेनाओं में इस वक्त एक्टिव सर्विस पर हैं? कितने लोग हैं? ये उसी से ही आपको जवाब मिल जाएगा कि जितने लोग ये टीवी पर आकर बोलते हैं कि युद्ध करो युद्ध करो, अगर हमारा एंड गेम बिना युद्ध करे सॉल्व हो रहा है, क्या इंडस वाटर ट्रीटी या हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अप, आपने अभी उनको, अब छोटी सी चीज है जैसे पोस्टल सर्विस बंद कर दी, उनके एयर स्पेस बंद कर दी। अब आप सोचो कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करी और इंडिया ने भी कर दी एयर स्पेस बंद। आप समझ रहे हो कि उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है? पाकिस्तान को उल्टा पैसा मिलता था, वो उनका खत्म हो गया। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद करी। अब उसको अगर कहीं भी फ्लाइट लेनी है तो अपनी ईस्टर्न पूरा घूम के जाना पड़ेगा। उसके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है PIA, 40% तो उसने गिरवी रखी है चाइना के लिए पास, 40% वो ऑलरेडी गिरवी रख चुका है, उसकी अपनी है ही नहीं कोई। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है, बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में जैसे आमतौर पर देखा गया है ग्लोबली भी कि भिखारी को कोई सपोर्ट करने नहीं आता। जो भी भिखारी होता है ना, उसको थोड़ा बहुत भीख दे देंगे पर सपोर्ट कभी कोई नहीं करेगा कि भाई चलो आ जाओ तेरे को मैं रीसेटलमेंट। आप देखो कहीं पे भी, अब जब यूक्रेन को भी भिखारी बना दिया अमेरिका ने, तो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने अब कोई इतना खास नहीं आ रहा है। नहीं है। तो यही हालत आज पाकिस्तान की भी है। स्टेट सिंपल वर्ड्स में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आप सोचो चाइना पैसा डंप इन करेगा। चाइना तो बिजनेसमैन है, वो किसी भी डूबते हुए इकोनॉमी में बिल्कुल डंप इन नहीं करेगा। उसको अपने एसेट से चिंता है कि भाई मैंने इसमें पैसा लगाया और उसका स्ट्रेटेजिक रीजन है इंडिया को कवर अप करना। नहीं, इंडिया को कवर अप करने के अलावा भी अगर कल को स्टेट ऑफ मलक्का को काट देता है अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये जो देश हैं, तो उसके पास एक ऑल्टरनेट रूट है। मिडिल ईस्ट का तेल, मिडिल ईस्ट से जो तेल आता है वो ग्वादर से सीधा चाइना में पहुंच सके। कल को आप चाइना की गर्दन आप नहीं पकड़ सकते। तो इस वजह से उसने ये डेवलप किया है। उसने कोई पाकिस्तान का भला नहीं किया। पाकिस्तान को तो ये लगा कि मेरा बड़ा भला कर रहा है ये बनाकर, लेकिन पाकिस्तानी तो अलाउड भी नहीं है CPEC के ऊपर जाना। आपको ये पता है? ये तो मैंने भी सुना है। पाकिस्तान का जो बाशिंदा है वो CPEC के ऊपर ट्रैवल करना अलाउड ही नहीं है। बना उनके देश में है, उनकी लेबर उनको, तो उनका आप समझो क्या औकात है पाकिस्तानियों की। सो इसलिए कि पाकिस्तान इस खुशफहमी में अगर जी रहा है कि भाई चाइना आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, टर्की आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि अगले 2030 तक उनकी जो एयरफोर्स है दुनिया की दूसरे नंबर की एयरफोर्स बन जाएगी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, अभी लेटेस्ट आप पढ़ोगे। ये भी शॉकिंग लगा ना सुन के कि भाई दूसरे नंबर की एयरफोर्स, क्या हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे? पता नहीं कैसे निकल जाएंगे, उधार मांग के चाइना से। तो पाकिस्तान एक डिफरेंट लेवल का कंट्री है और उसने पूरी दुनिया को ये करके इन्वॉल्व कर दिया है। सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, बट ठीक है, करने दो। थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉडकास्ट जो है ना, ये बहुत मज़ेदार रहा मेरे लिए, जहाँ पे डिस्कस हुआ कि क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी इतनी इम्पोर्टेंट है। उतना डिटेल में कभी सुना ही नहीं था बिल्कुल कि ऐसा कुछ भी है। तो थैंक्स टू यू एंड मुझे और हमारी ऑडियंस को ये नॉलेज मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लव एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मैच्योर्ड मैनर में एक्ट और रिएक्ट कर रहा है एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। थैंक यू वेरी मच। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है
और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and let us know what will you want in our next episode. Thank you.